स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे। अब आपके हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, तो आपका मास एंड वेट तक का पोर्शन आ रहा है, तो वहां तक हम इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, कैपिटल जी और स्मॉल जी जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, साथ में मास और वेट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर को गिरता है ना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है, क्योंकि उसको कोई फोर्स अपनी ओर को खींच रहा है। इसी तरह से प्लैनेट्स हैं, वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, फिर मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो क्यों लगा रहा है? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई फोर्स है। ये न्यूटन ने आइडेंटिफाई किया, ने कहा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना हमें, जैसे हम भी अर्थ पे चल रहे हैं तो हम अर्थ की ओर को अट्रैक्टेड हैं। अगर यही हम मून में होते या स्पेस में होते तो बिल्कुल फिर फ्लोट कर रहे होते हैं ना। मून पे इतना ज्यादा अच्छा ग्रेविटी नहीं है जितना कि अर्थ पे। मून पे एक्चुअली 160 है। तो अब क्या है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना, तो वो जैसे प्लैनेट है, ये सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो एक्चुअली में ना ये सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर ये सन इसको नहीं अट्रैक्ट कर रहा होता तो ये किस डायरेक्शन में जाता? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल चला जाता है ना। टेंजेंशियल चला जाता है। ये किसी भी पॉइंट पे रेडियस की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। अगर आपने एक पत्थर बांधा, आपने हाथ में पकड़ के इसको गोल गोल घुमा रहे हो, अगर ये धागा टूट गया तो ये कहां जाएगा? टेंजेंशियल चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये धागा इसको सेंटर की ओर को, आपके हाथ की ओर को अट्रैक्ट करे हुए है। उसी तरह से इसका जो ये फोर्स है, ये इस प्लैनेट को इस रास्ते में नहीं भागने दे रहा है, और ये क्या कर रहा है? सेंटर को सीक कर रहा है, यानी कि सेंटर की ओर को गिर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? सेंटर सीकिंग फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पूछा जाए क्या है, तो वो सेंटर सीकिंग फोर्स है, बिकॉज ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर सीकिंग फोर्स। ठीक है ना? तो अब क्या है कि अब आप कहते हो कि अगर ये जो है, ये एप्पल है और ये यहाँ पर अर्थ पे गिर रहा है, तो क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अर्थ की ओर को अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है ईच एंड एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो अगर अर्थ, एप्पल को अर्थ खींच रही है, तो अर्थ को एप्पल भी खींचना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है, F इक्वल टू m इंटू ए है। ठीक है? यानी कि F1 इक्वल टू F2, यानी कि जो फोर्स अर्थ एप्पल पे लगा रहा है उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पे लगा रहा है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इंटू एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ इक्वल टू मास ऑफ एप्पल इंटू एक्सीलरेशन ऑफ एप्पल। ठीक है ना? तो अगर ये बहुत ज्यादा है मास अर्थ का इसके मुकाबले, तो ये बहुत कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन ज्यादा है तो आपको उसमें वेलोसिटी दिख रही है, अर्थ में नहीं दिख रही है। ठीक है ना? तो ये आपके दोनों फोर्सेस के जो दोनों लॉज ऑफ मोशन है वो यहाँ पे यूज हुए, कंट्राडिक्शन नहीं है कोई भी तरह का। ठीक है? अब आते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। पहली बात तो इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये होल यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये लगता है, ये पेन और ये कैप है, इनके बीच में लग रहा है, ये कैमरा और मैं हूं, हम दोनों के बीच में लग रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग रहा है। लेकिन ये विजिबल होता है बहुत लार्ज मासेस के केस में। और ऐसा क्यों होता है वो हम देखते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट, ना, स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट कहा जाए तो आपकी स्टेटमेंट टू द पॉइंट होनी चाहिए, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए उसमें। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अगर दो मासेस हैं m1 और m2 और उनके बीच में d डिस्टेंस है, तो आपका f प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और f इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करती हूँ
तो ये आपका आ जाता है m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये है प्रोपोर्शनैलिटी, ये इक्वलिटी नहीं है, तो आप इससे न्यूमेरिकल नहीं कर सकते हो, बस रिलेशन बता सकते हो, ये बढ़ाएंगे तो ये होगा। अब कितना, तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। मैं आपको ना, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। इस केस में इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी लेते हैं। तो ये आपका एफ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका आपका ये फॉर्मूला बन गया, बॉक्स मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये आपका, अब इस जी की वैल्यू क्या है, ये जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी वैल्यू ना होल यूनिवर्स में, ऑल थ्रू द यूनिवर्स जो है वो सेम रहती है, ठीक है। तो कितनी है इसकी वैल्यू, तो ये और ये जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इससे इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे इक्वलिटी लगा दी। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने प्रोपोर्शनलिटी सबसे पहले कहाँ पढ़ी थी, ठीक है ना। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने पे मैथमेटिशियंस ने देखा कि जो सर्कमफ्रेंस है वो पाई टाइम्स डी है, तो ये पाई ने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया। तो ये पाई यहाँ पर ऐसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको आप पहले से जानते हो और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो अब यहाँ पर ये जी जो है इसकी वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने निकाली 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी कुछ यूनिट है, यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से हम जी का फॉर्मूला बना लेते हैं। ये आ जाएगा f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो f की जो यूनिट है वो है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट है मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का स्क्वायर, ठीक है। इसको -2 लिख देते हैं, तो दोनों सही हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यूनिट याद करने की जरूरत नहीं, ये तो याद करना ही है, इससे आप इसकी यूनिट निकाल लो, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि ये एक बहुत ही छोटी वैल्यू है ना, 10⁻⁻11 की रेंज में। तो इसके लिए क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि ये फोर्स नोटिसेबल हो तो क्या बड़ा होना चाहिए, ये दोनों बड़े होने चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। यूनिवर्स में पता नहीं कितने सन हैं, हमारे सन से बहुत बड़े हैं, है ना, लेकिन फिर भी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, वो सन के ओर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो दूसरे स्टार्स के पीछे नहीं जा रहे। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वहां पे ज्यादा होने से ये फोर्स कम है और ये सन का कंपैरेटिवली हायर है, और इसी तरह से मासेस का भी ये होता है। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत ही छोटा फोर्स है और भी नोटिसेबल होता है जब ये मासेस बड़े हों और ये छोटा हो। आ गई बात समझ में। तो इसलिए हमको हर समय ये नहीं दिखता, ये पेन और कैप के बीच में आपको पता नहीं चल रहा है कि ऐसा फोर्स है, जबकि ये है, ठीक है। अब उसके बाद इसके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस को हम डबल कर दें, m1 डैश को कर दें 2m1 और दूसरे m2 डैश को कर दें 3m2, ठीक है, और जो डिस्टेंस है उसको कर दें हाफ, ठीक है, हाफ डी डिस्टेंस को, तब फिर f डैश नया फोर्स उन दोनों के बीच में कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। f डैश इक्वल टू जी, इसी फॉर्मूले में मैं वैल्यू रखूंगी। m1 की जगह मैंने रख लिया 2m1, m2 की जगह रख लिया 3m2, अपॉन मैंने कर लिया हाफ d और इसका होल स्क्वायर, या फिर इसको मैं d/2, इसको भी d/2 लिख देती हूँ। तो ये d/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, g m1 m2 इंटू 6, 2 3 जा 6, अपॉन कितना आ गया d²/4, और कर लेते हैं इसको g m1 m2 अपॉन d² इंटू ये 6 है, ये 4 ऊपर आ जाएगा 4, ठीक है। अब न्यू फोर्स विल बी, ये क्या है आपका F है ना, यहां से आ गया F इंटू 24, तो द न्यू फोर्स विल बी 24 टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। आ गई बात समझ में। तो सर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, it explains high tides, also explains the force which binds us to the earth, ठीक है ना, and different objects falling towards earth,
उस सबको ये एक्सप्लेन करता है। इसके बाद आते हैं हम फ्री फॉल पे। फ्री फॉल क्या होता है? तो फ्री फॉल है फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। ऐसा क्यों कहा मैंने, है ना? कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट जब गिरता है तो क्या होता है, उसको बायोवेंट फोर्स भी ऊपर की ओर को करता है। मतलब अगर आपने एक प्लेन पेपर की शीट ली और आपने उसको फेंका तो उसको ग्रेविटी तो नीचे को खींच रही है, लेकिन बायोवेंट फोर्स भी ऊपर को लग रहा है। तो अगर हम बोले हैं कि इसमें फ्री फॉल में हम कोई और फोर्स को, विंड वगैरह का ऐसा कोई फोर्स हम उसमें कंसीडर ना करें, बस हम बोले कि सिर्फ ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर को गिर रहा है तो इसको फ्री फॉल कहेंगे। फ्री फॉल का आप एग्जांपल देखते हो जब बहुत हाइट से प्लेन से लोग कूदते हैं ना, डाइव करते हैं, तो वो पैराशूट वगैरह खोलते हैं, तो वो सब फ्री फॉल का एग्जांपल है। ठीक है ना? तो अब इस फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशन ये कितना लग रहा है, ये F जो है वो क्या है, G मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 दोनों ही फोर्स है, तो m इंटू जी इक्वल टू ये आ जाएगा m अपॉन डी स्क्वायर। ये m और m कट जाएंगे, तो जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इस तरह से करता है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपका फॉर्मूला। मान लो एक कोई प्लैनेट है, जैसे अर्थ में जो इसकी वैल्यू है इस जी की, वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। अच्छा, जब ये अर्थ है और इसकी ही सरफेस में कोई ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो तो r के बराबर ही है। तब हम क्या करते हैं, d इक्वल टू आर कर लेते हैं, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। तब ये आपका आ जाएगा gm अपॉन आर स्क्वायर, और ये आपका ये फॉर्मूला बन गया जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना? अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि एक 2 किलो का पत्थर और एक 10 किलो का पत्थर अगर सेम हाइट से गिराया जाए तो कौन जल्दी गिरेगा, का आंसर है कि दोनों को ना सेम टाइम लगेगा अगर हाइट सेम है तो इसका रीजन क्या है? इसका आंसर देते हुए आप ये लिखोगे जी, ये स्मॉल जी का जो फॉर्मूला है वो आपने लिखा, और आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये जो फॉर्मूला है इसमें ऑब्जेक्ट का मास कहीं पर भी नहीं है ना? तो द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? और ये तीनों फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि इन दोनों ही पत्थरों के लिए v और u और g सेम है, तो फिर t तो सेम होगा ही। s देखो सेम है, सेम हाइट से गिराया जा रहा है। u सेम है, 0 इनिशियल वेलोसिटी, 0 ऊपर से गिरने वाले ऑब्जेक्ट की। g भी सेम है, तो फिर अपने आप ही t भी सेम होगा। कि एक प्लैनेट है, उसका मास जो है m डैश, वो अर्थ के मास का 2 गुना है, और उसकी जो रेडियस है वो 3 गुनी है r डैश। तो फिर g डैश कितना होगा, g डैश, तो अब हम g डैश निकालेंगे। g डैश इक्वल टू कैपिटल G तो सेम रहेगा, यूनिवर्सल है, और m की जगह हम लिख देंगे 2m अपॉन 3r का होल स्क्वायर करना है ना? तो g 2m अपॉन 9r स्क्वायर। अब आप ये 2 और 9 को अलग ले लो, यह आ गया gm अपॉन r स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 9। सो g डैश इक्वल टू 2 अपॉन 9 ऑफ g, है ना? अगर हम बोलते हैं कि g 10 है, अगर हम g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, इफ g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन g डैश इक्वल टू 2 अपॉन 9 इंटू 10, यानी कि 20 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप ये देख रहे हो कि अर्थ की रेडियस इंपॉर्टेंट है। अब अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल तो है नहीं, अर्थ का शेप ना थोड़ा जियोइड है। जियोइड मतलब एक थोड़ा से ऑरेंज होता है ना, थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है टॉप और बॉटम में। ये इक्वेटर है, तो इस पर जो रेडियस है ना, ये सेंटर मान लो, तो इस पे जो रेडियस है वो रेडियस एट इक्वेटर है, और ये जो रेडियस है वो रेडियस एट पोल है। तो रेडियस एट इक्वेटर क्या होगी, ज्यादा होगी रेडियस
एट पोल पे, है ना। तो अब ये देखो आप, ये इसमें क्या, सॉरी इसमें, अब आप इसको देखो, इसमें क्या है, रेडियस ज्यादा होगी तो जी क्या होगा, कम होगा। सो जी एट इक्वेटर विल बी लेस देन जी एट पोल। आगे बात समझ में। अब हम पढ़ते हैं कि F इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर को अट्रैक्टेड है तो हमें पता है ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट। वेट W इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, ठीक है। तो m इंटू जी हो जाएगा। तो वेट एट इक्वेटर और वेट एट पोल को अगर हम कंपेयर करेंगे तो जी अगर इक्वेटर पे कम है तो वेट भी क्या होगा, कम होगा पोल से, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन आता है कि एक रमेश ने पोल पे उसको 1 न्यूटन 1 किलोग्राम वेट का गोल्ड दिया यहाँ पे पोल पे, और इक्वेटर पे जब वापस लिया तो वो कुछ कम था, है ना। तो उसको बोला कि तूने ये ले लिया है। तो ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, वो इस जी की प्रॉब्लम है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स थोड़ा सा कम है। इसी तरह से मून का क्योंकि मास कम होता है और एज कंपेयर टू अर्थ जो होता है मास कम होता है, तो वहां पे जो जी है, जी एट मून, वो आपकी आ जाती है 1/6 जी, यानी कि 9.8/6। अब अगर हमको अर्थ पे निकालनी है ना, वैसे तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो अगर हम इसमें रख के निकाले वैल्यू तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू ना आपको दी होती है हमेशा, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। 24/6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे कैसे, ये 6 और 6 12 आ गया, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 10⁻12, ठीक है। अब ये -11 है और ये 12 है, तो कितना आ जाएगा 10⁻1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके दोनों डेसिमल हटा देते हैं और इसके भी दोनों डेसिमल हटा देते हैं। 667 इंटू 60 कर देते हैं 10⁻1 से अपॉन 64 इंटू 64, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 9.8 आएगा अप्रोक्सीमेट। इसको कैलकुलेशन अगर करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, घर पे तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में है तो थोड़ा बहुत आप इसको काट लो, इस तरह से थोड़ा सा काट के फिर आप इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिख दो, ठीक है। अब आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, तो फ्री फॉल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से यूज करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ये क्या है, फॉलिंग स्टोन। फॉलिंग स्टोन के लिए देखो क्या होता है, जब ऊपर से गिरा है, फेंका नहीं गया मतलब वो गिर गया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और जो नीचे को गिर रहा है, अर्थ की ओर को अट्रैक्टेड है, तो वो आपका आ जाएगा पॉजिटिव। जो भी वैल्यू है 10 है या 9.8 है या फिर कुछ भी दी हुई है तो वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये किसके इक्वल आ जाएगी, s के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और इसमें v क्या होगी, v आएगी आपकी मैक्सिमम, और कब, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ये आपकी क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। जस्ट क्योंकि नीचे गिरने में तो 0 होने वाली, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ये मैक्सिमम होगी। अब ऐसा क्या हो रहा है इसमें, अगर ये अर्थ पे है तो ये हर सेकंड के साथ ना 9.8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और लेते हैं इसके लिए थ्रोन अप स्टोन। तो यहाँ पे यू जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है ऊपर की ओर को, वो आपकी है, वो मैक्सिमम है। अब क्योंकि इसमें जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ऊपर जाते जाते क्या होगी, वेलोसिटी कम आएगी। एक पॉइंट आएगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट इसने चली है ये s हो जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाने में जितना टाइम लगाता है अपनी मैक्सिमम हाइट तक, नीचे गिरने में भी उतना ही टाइम लगाता है, ठीक है। 3 सेकंड में ऊपर गया तो 3 सेकंड में नीचे गिरेगा, ये बात आप याद रखना अगर वो फ्री फॉल पे है। तो अब जो इसकी इक्वेशन थी, वो ये जो फॉलिंग स्टोन है उसके लिए क्या आ जाएगी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GS। अगर ये होगा इसके लिए थ्रोन अप स्टोन के लिए,
ये आ जाएगी v इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि ये निगेटिव है और यहाँ पर ये सारे जो होंगे निगेटिव हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं, कभी भी न्यूमेरिकल करने हो आपको जो जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख लोगे पहले ही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल करने के लिए। इसके बाद आता है मास और वेट। ठीक है, मास क्या है? मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, वो मास है। और ये वेट क्या है? वेट एक तरह का फोर्स है विद विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, या फिर कोई और प्लैनेट पे हो तो उसकी ओर को, है ना। इट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटी, आप ये लिख सकते हो। और ये कैसी क्वांटिटी है? क्योंकि ये फोर्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये आ गई नंबर एक बात। नंबर दो, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी? किलोग्राम। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी? इसकी यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है तो यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज, मास कैन नॉट बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। कब हो सकता है? स्पेस में वेटलेसनेस लगती है, वेट कैन बी जीरो। ठीक है, तो ये आपके मास और वेट के बीच में डिफरेंस है। ठीक है ना। अगर हमारा इसमें इसके जो क्वेश्चन वो किस तरह से आते हैं कि एक 2 kg का ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, है ना, तो इसका मास कितना होगा? 2 kg, अगर अर्थ पे कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अर्थ पे 2 kg है और वेट कितना है? 2 इंटू अगर मैं 10 ले लूं तो 20 न्यूटन वेट है। और मून पे कितना है मास? मास इसका सेम रहेगा, चाहे अर्थ पे है, चाहे स्पेस पे, चाहे ए बी सी डी किसी भी प्लेनेट पे है, मास चेंज नहीं होने वाला है, वेट चेंज होगा। वेट कितना होगा? 2 इंटू 10/6। क्यों? क्योंकि जितना अर्थ पे होता है उसका 1/6 होता है, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया 10/3 या फिर 3.33 न्यूटन। आ गई बात समझ में? या फिर आपको कंपेयर करने के लिए आ सकता है वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये दोनों कट गए तो अब क्या बन गया? मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। अब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट करो, फिर आपको बताते हैं कैसे काटना है इसको। ठीक है, ये वैल्यूज है, देखो ये 4 10⁶ आपके कट गए। उसके बाद ये 22 कटा तो ये 10⁻² आ गया है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा थोड़ा सा आप ऐसे काट लो, 2 3 6 आ गया और ये आ गया 3.2। अब आप इसको दिखा दो 74, ये 2 डेसिमल हटा के इसका डेसिमल हटा दो, 74 इंटू 6.4 अपॉन 3 इंटू 10⁻² इंटू 174 इंटू 1.74। आप इसको सीधे सीधे 1/6 लिख लो, अगर ये वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ है ना। अगर ये उल्टा होगा तो 6/1 आएगा बस। अगर आप इसका कैलकुलेशन करने में लग गए तो बहुत देर लगेगी और आपकी कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है। अब इसके बाद आपका आता है इसका न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस वाला पार्ट, तो वो मैं अगले वीडियो में कराऊंगी। आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।